नमस्कार, सत श्यामला के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जन्म से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, भूदान आंदोलन जैसे उनके कार्यों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फाउंडेशन के सचिव विकास संतोष कुमार जी। सर, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फाउंडेशन के सचिव हैं, आप श्री कृष्ण सिंह फाउंडेशन चला रहे हैं। हमारे दर्शकों को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जन्म के बाद की एक स्मरणीय घटना को बताएं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बड़ा अच्छा है कि आज हमें कुछ दो शब्द बोलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बिहार की जिस पावन धरा धरती ने श्री बाबू को जन्म दिया, खनवा जो उनका ननिहाल है और वहीं श्री बाबू पैदा लिए, उस धरती पर अपने आप को का जन्म पाना ही एक अपने आप का महानता का दर्शन देता है। ये प्रतीत होता है कि शायद हमें को समाज को विशेष कुछ करने की जरूरत है। श्री बाबू हर स्तर पर अनुकरणीय हैं, चाहे उनकी शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो, चाहे उनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हो। हर स्तर पर देखा जाए तो श्री बाबू समाज के लिए, नई पीढ़ी के युवाओं के लिए अनुकरणीय है। श्री बाबू का आपने बोला कि कुछ ऐसे, तो जैसे देवघर में मंदिर का जो प्रवेश रहा, दलितों का प्रवेश नहीं था, और श्री बाबू ने जिस जहद के साथ दलितों का मंदिर में प्रवेश करवाया, देवघर के मंदिर में, वो श्री बाबू के विचार को दर्शाता है कि श्री बाबू कैसे दलितों और पिछड़े को अगली पंक्ति में लाने का प्रयास किया। दूसरा, श्री बाबू खुद एक भूमियार समाज से आते थे, जो एक जमींदार समाज कहलाता है, और जमींदार प्रथा का पूरे भारत देश की पहला जो जमींदार प्रथा का उन्मूलन का केंद्र रेवरा गांव जो स्वामी सहजानंद का रहा, और वो श्री बाबू उस आंदोलन की अगुवाई किए और उसको हटाने में, मैंने जो चूँकि मुख्यमंत्री पद पर थे, संवैधानिक पद पर थे, तो उन्होंने वो निर्णय लेना अपने आप में एक कठिन निर्णय था, उसका उन्होंने परिचय दिया। श्री बाबू तिलक महाराज के विचारों से ओतप्रेत थे। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। हम लोगों ने इस पर गहन चिंतन मंथन किया है कि श्री बाबू आखिर किससे प्रभावित थे। तो श्री बाबू तिलक से प्रभावित थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े अग्रगणी नेता के तौर पर भारत में रहे, गांधी जी भी से भी ऊपर के समय के रहे गांधी जी, तिलक महाराज। तो श्री बाबू का तिलक के विचारों से ओतप्रोत अपने आप में दर्शाता है कि श्री बाबू किस विचार के थे। तरह से श्री बाबू बिहार के विकास में अग्रगणी भूमिका में पूरे भारत देश में उनके समय का था विकास। कहा जाता है, आज के कुछ नेताओं का खुद उनके अभिभाषणों में रहा कि केवल श्री बाबू के किए गए काम को जीवांत कर दिया जाए, उससे ही बिहार का बहुत विकास हो सकता है। जैसे जो उनका सिंचाई की परियोजना रही, जो उनका शैक्षणिक व्यवस्था रहा, जो उनका औद्योगिकरण नीति रही, जिस हिसाब से अविभाजित बिहार का जो विकास हुआ, जो औद्योगिकरण झारखंड में देखने को मिलता है, जो बेगूसराय की उनके करभूमि में दिखता है, वास्तव में मुझे लगता है कि श्री बाबू का विचार को एक शोध केंद्र होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, जहां राजनीति करने के लिए, जहां पढ़ने वाले लोग ये विचार करें कि हम वहाँ जाकर के श्री बाबू के विचारों को आगे बढ़ाएं। मेरा विचार है कि खनवा जो है, जैसे
गांधी जी का आश्रम विजयहरवा। हाँ है, विवेकानंद का है, बेलूर मठ है, अरविंद घोष का पौंडीचेरी में है। तो आखिर श्री बाबू का एक विचारों का केंद्र कहाँ हो, जहाँ लोग जा कर के उनसे मतलब सीख ले सके, समझ सके, उसके लिए खनवा को विकसित किया जाना चाहिए एक रिसर्च सेंटर के तौर पर। क्योंकि खनवा के पास बहुत ज़मीन भी है, ज़मीन भी उपलब्ध है, क्योंकि किसी भी विकास की कड़ी में ज़मीन का माने महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस दृष्टि से भी मतलब ये हो। और खनवा पर हमको काम करने का अवसर 2009 से एक्टिव होकर के मिला। जब खनवा में हमने काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ समझ सकते हैं कि एक हाई स्कूल तक नहीं था। 2009 की बात करते हैं। पहला एक कार्यक्रम हुआ जिसमें माननीय सीपी ठाकुर आए, अरुण कुमार आए, और लोगों ने ये फील किया, नेताओं लोगों ने फील किया कि मतलब हाँ, खनवा को विकास की आवश्यकता है। तब एक बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन छेड़ा गया कि जब कल्याण बिघा और फुलवरिया का विकास हो सकता है तो श्री बाबू की जन्मस्थली खनवा क्यों उपेक्षित रहेगी। और तब ये कारवा चला और 2000 में माननीय नीतीश जी खनवा आए, और खनवा आकर के वो बहुत खुश भी हुए जिस तरह से उनका स्वागत खनवा में हुआ, और जिस तरह से उन्होंने उदार दिल करके भी विकास की कई योजनाओं को उन्होंने घोषणा की और पूरा भी किया। लेकिन हम इस आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उनका एक घोषणा अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर सका है, जो 2 एकड़ के ज़मीन पर एक माने पार्क, आदमकद का ताम्रकांस्य की आदमकद प्रतिमा, वाचनालय, पुस्तकालय और गेस्ट हाउस के साथ है। वो योजना अभी तक ज़मीन पर नहीं होती, जिसके कारण दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ लोग अक्सर उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर आते हैं, कार्यक्रम होते रहता है, और जब बाहर के लोग आते हैं तो उनकी जो प्रतिमा अभी है वो आदमकद की नहीं है, छोटी है। तो ना हम लोग सामाजिक स्तर पर उसको बड़ा करने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी बिहार सरकार की घोषणा है, एक मुख्यमंत्री की घोषणा है। मुख्यमंत्री की घोषणा कभी खाली नहीं जाती है। लेकिन किन कारणों से हम आपके चैनल के माध्यम से एमएलसी नीरज कुमार जी को भी, इवन ललन बाबू को भी स्मृति में देना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से, क्योंकि वो सारे लोग भी खनवा को नीतीश जी के लाने में उनकी भूमिका रही। तो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये घोषणा को अब पूरा होना चाहिए। कहीं पढ़ने को मिला था कि श्री कृष्ण सिंह जी की पत्नी बीमार थीं, उसके बाद उनको पीएमसीएच में भर्ती करा करके वो आज़ादी की लड़ाई में निकल पड़े थे। इसमें जो उनकी लड़ाई के प्रति ईमानदारी थी, देश की आज़ादी के लिए ईमानदारी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो ऐसा क्षण है कि अगर सिर्फ याद कर लेने से, वो क्षण को याद करके अगर आप देख लेंगे तो आप कोई भी ऐसा मानव नहीं होगा जो उसके आंखों में आंसू नहीं आ जाएगा। एक जगह पर उनकी पत्नी बीमार है, और अंग्रेज़ वो चाहते थे कि ये लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो लड़ाई थी उसके लिए शर्त रखे थे कि नहीं, आप जो श्री बाबू आप जो है सो इसको छोड़ दें, नहीं तो आप तब जेल से छोड़ा जाएगा, नहीं तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तब ऐसे कठिन परिस्थिति ने भी श्री बाबू निर्णय लिया कि नहीं, हम स्वतंत्रता आंदोलन का जो कड़ी चल रहा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जेल में जाना पसंद करेंगे। तब श्री बाबू ऐसी अवस्था में अपने पत्नी को बीमार देख करके, और कहा जाता है जो पुस्तकों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से जो जानकारी हुआ कि श्री बाबू के आंखों से आंसू गिरता है और वो उनकी पत्नी के मुख में गिरता है। वो क्षण सिर्फ याद कर लेने से देखिए कि कैसे हमारे समाज के नेता हुए, बिहार के नेता हुए, जो समाज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। तो वो तो वास्तव में क्षण बहुत ही मार्मिक है। उस क्षण से यह एहसास होता है कि श्री कृष्ण सिंह पत्नी से बड़ा ओहदा भारत माता को दिया। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने पत्नी को भी कुर्बान कर देना उचित समझा। इस पर हमारे दर्शकों को आप क्या कहें? तो कहा ही जाता है आज भी, मतलब जो भी सेना में जिनकी भी भर्ती होती है तो कहा ही जाता है कि जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उनको कहा ही जाता है कि अब माँ से बड़ा एक और माँ, भारत माँ अब
उनके सेवा में है। तो श्री बाबू का चूँकि महान स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवाई या महान स्वतंत्रता सेनानी इसलिए कहा भी तो जाता है उनको, यही वजह से तो कहा जाता है कि उन्होंने एक सामान्य जिंदगी, जिस तरह से उन्होंने, चूँकि वकालत भी उन्होंने किया था तो और भी प्रोफेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को ही चुना। यहाँ तक भी कि वो जवाहरलाल नेहरू के कद के नेता थे, वो चाहते तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने से ये कहा कि नहीं, नेहरू चाहते थे कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला, लेकिन श्री बाबू ने कहा कि नहीं, मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ, सिर्फ बिहार के लिए। तो और जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष नेता थे, क्योंकि उनके पुस्तक प्रेम के बारे में इसी के साथ साथ सब लोग इसको जानते हैं कि उनका पुस्तक की जो नेहरू, एक विषय की घटना है कि जब नेहरू ने कहा कि श्री बाबू आपने ये पुस्तक पढ़ा क्या, श्री बाबू ने कहा नहीं, हम तो ये पुस्तक कब का पढ़ गए हैं और ये फलाना पृष्ठ पर फलाना पेज पर ये विषय है। तो नेहरू जी को लगा कि वाह, श्री बाबू तो वास्तव में माने उनका पढ़ाई के प्रति जो लगाव है या पुस्तकों के प्रति जो लगाव है, और उनका मुंगेर, कोई भी आदमी, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी आदमी अगर उनका देखना चाहता है तो मुंगेर की लाइब्रेरी को देखा जाए, जो उनकी पढ़ी हुई सारी पुस्तकों की लाइब्रेरी है, और हर पुस्तकों पर उनका अंडरलाइन किया हुआ वो दर्शाता है कि श्री बाबू किस तरह के पुस्तक प्रेमी थे, ज्ञान का भंडार था, प्रेमी थे वो। हाँ। बिहार में आज़ादी के समय कुछ नहीं था, नथिंग था, बहुत संसाधन भी नहीं थे। उसके बाद भी श्री कृष्ण सिंह जी ने भरसक प्रयास किया कि बिहार को औद्योगिक दर्जा मिले और कृषि पर आधारित बहुत सारे उद्योग को लगाने का प्रयास किया। इस पर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, श्री बाबू तो माने आधुनिक बिहार के जनक माने जाते हैं। आधुनिक बिहार माने जिस समय बिहार माने पूरे स्वतंत्रता के बाद जब सभी राज्य अपने अपने दिशा में विकास करने लगे, तो बिहार की अगुवाई चूँकि श्री बाबू के नेतृत्व में था, तो उनका इंडस्ट्रियल जो उन्होंने सिंदरी से लेकर के HC माने भारता माने हटिया से लेकर के डालमिया से लेकर के सीमेंट फैक्ट्री से लेकर के बरौनी का थर्मल पावर से लेकर के जितना भी उद्योग देखा जाए तो श्री बाबू के समय में ही हुआ। उसके बाद तो किसी भी तरह का उद्योग बिहार में लगा ही नहीं। आज का भी प्रयासरत हैं, लेकिन श्री बाबू के समय में जो उद्योग खड़ा हुआ, उसके बाद तो बिहार में कोई भी एक उद्योग खड़ा हुआ क्या? नहीं खड़ा हुआ। जो उनका कहा जाता है कि पूरा नहर बेल्ट, आपका वारसलीगंज से लेकर के शायद बरबीघा तक का पूरा एक बेल्ट कहा जाता है, जो धान का कटोरा के रूप में, कि उस समय उनके पहले तक चूँकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी तो धान की अच्छी खेती नहीं होती थी, खास करके वारसलीगंज उससे बड़ी लाभान्वित हुआ। वारसलीगंज और बरबीघा तो श्री बाबू का ही देन है। अभी आपने श्री बाबू के परिचय में कहा कि उन्होंने जमींदारी उन्मूलन में अपना सहयोग दिया। तो जिस परिवार से श्री बाबू आते हैं उसी परिवार के लोगों का अधिकतर जगह में जमींदारी थी, फिर भी उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के सपोर्ट में काम किया। इससे हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहें? नहीं, यही तो उनका प्रशासनिक या उनकी सोच को दर्शाता है ना। यही तो उनका माने किसी भी काम को करने के लिए एक मजबूत या कड़ा निर्णय जो समाज हित में, देश हित में, राज्य हित में हो, तो उन्होंने राज्य हित को सर्वोपरि माना। क्योंकि ज़मीन का रकबा कम है और कुछ समाज के माने भूमियार समाज के पास ज़मीन का रकबा ज़्यादा था और वो खेती नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने जो निर्णय लिया कि नहीं भाई, ज़मींदारी के पास जो अधिक से अधिक ज़मीन है जिनके पास, उसको ले करके और सबों में जो है सो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उनका तो यही नीति, यही सारी नीतियों के कारण ही तो आज हम लोग उनको श्री बाबू देखिए, श्री बाबू ही एक ऐसे नेता हुए बिहार के जिनको, क्योंकि बिहार और या भारत कितना भी प्रयास किया जा रहा है कि जाति से उठ कर के भारत खड़ा हो, बिहार खड़ा हो, लेकिन श्री बाबू एक
जात के नेता नहीं बल्कि समाज और जमात के नेता हुए। उन्होंने सबों के हित के लिए काम किया। जब शायद ये भी मैंने सब सार्वजनिक है कि जब वो मरे थे तो मरने के बाद जो उन्होंने एक पत्र और जो उनको खोला गया राज्यपाल के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा अपने घर के काम करने वाले नौकर के लिए, अपने मित्र के बेटी के लिए, वो 25,000 रुपया ही उनका वो निकला था। और 25,000 को पार्टी के चंदे के लिए, अपने घर के नौकरों के हाँ माने उनके सेवादार, हम नहीं कहेंगे नौकर, सेवादार के लिए उन्होंने सहयोग राशि दिया, अपने मित्र के लिए। तो ये सारा चीज़ दर्शाता है कि वो कितना, यहाँ तक ये भी हमको जानकारी है या सबको जानकारी है, सो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब उनका, क्योंकि वो अपने समय में राजनीति में भी ये कहते थे कि हम रहेंगे तो हमारा बेटा नहीं राजनीति में रहेगा, अगर वो बेटा राजनीति करेगा तो हम छोड़ देंगे। क्योंकि जो आज की परंपरा में इस पर भी बातचीत चलता है कि एक परिवार चाहता है कि हम भी राजनीति में रहे, मेरा बेटा भी राजनीति में रहे, मेरी बहू भी राजनीति में रहे, मेरी पत्नी भी राजनीति में रहे। तो श्री बाबू वो भी दर्शन करके गए। जब उनका शायद बेटा खड़ा होने के लिए प्रयास कर रहा था तो कहा कि हम छोड़ देंगे, तब उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, राजनीति नहीं करें। दहेज प्रथा के लिए शायद वो उनका कौन सा एक पुत्र का नाम हम नहीं मैंने स्मरण में आ रहा है, उन्होंने उनको बात चली कि नहीं दहेज लिया गया है या दहेज लेने की बात थी, तो उन्होंने कहा हम बारात नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तो हर स्तर पर समाज को, जिसको कहते हैं एक मॉडल, जिसको देख करके, यही तो एक समाज के, इसमें भूमियार समाज भी और गैर भूमियार समाज भी, ये चिंतन करने की जरूरत है कि श्री बाबू ने हमारे लिए कितना बड़ा अनुकरण के लिए अमूल्य धरोहर, एक पैरामीटर छोड़ करके गए हैं, जिसको कि समाज और गैर समाज के लोग उस पर चिंतन करे कि क्या छोड़ करके गए, क्या हमें अनुकरण करने की चीज़ है जो आज का समाज अनुकरण करे। मैं श्याम श्यामल आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, फॉलो करें। धन्यवाद।